नाज़रीन आदाब, एशिया टाइम्स के खास मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं वैसे दस्तगीर। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान SM शेरवानी साहब हैं। इनका ख़ानदानी ताल्लुक एक बिजनेस घराने से रहा है, लेकिन साथ साथ सियासत से भी इनके ख़ानदान का गहरा रिश्ता रहा है। इंदिरा गांधी के ज़माने से लेकर अब तक सियासत से एक लगातार इनका रब्त रहा है और आपने बहुत सारी पार्टियों के साथ भी आपकी सरगर्मियाँ रही हैं और उन्होंने अपने इलेक्शंस में भी हिस्सा लिया है। मैं आज इनसे ये जानना चाहूँगा कि दो बातों पर मेरी बात होगी। एक तो यह है कि मुसलमानों की सियासी जो बेवजनी हिंदुस्तान में अभी बाकी 70 साल के बाद, उसमें मुसलमानों का अपना और हमारी जो मुस्लिम लीडरशिप थी, सियासी लीडरशिप थी, उसका क्या दखल रहा है, उसकी क्या जिम्मेदारियाँ रही हैं जो उन्होंने अब तक नहीं निभाया है और क्या आने वाले दिनों में उसे करेक्ट किया जा सकता है। दूसरा यह है कि हिंदुस्तान के अंदर माशी बेदारी में मुसलमानों का क्या हिस्सा है, मईशत में क्या हिस्सा रहा है, क्या अवामी सतह पर मईशत को लेकर के मुसलमानों में उतनी बेदारी पाई जाती है जितनी और मजहबी मामला को लेकर के पाई जाती है। शेरवानी साहब, मुझे ये बताएं कि आपका जो ताल्लुक, मैंने जो बताया कि ख़ानदानी बिजनेसमैन हैं, साथ साथ उसके अलावा आपका सियासी ताल्लुक भी रहा है, तो मैं दोनों इशू पर बात करूँगा। सबसे पहले मैं सियासत से बात शुरू करता हूँ कि सियासत में मुसलमानों का 70 साल के बाद भी अगर हम मिलकर देखते हैं तो बेवजनी मतलब बड़ी है, घटी नहीं है, वजह क्या है? बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं आपको यूपी और दिल्ली के एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि हम बहुत गलत फहमी में रहे कि हम अपने वोटों से लोगों को जिताते और हराते हैं। वो ज़माना था जब हमारे आगे पीछे लोग घूमते थे और बड़े बड़े नेता टोपियां पहन के और शॉलें पहन पे, यहाँ तक कि जुमे की नमाज में भी खड़े हो जाते थे। अजान होती थी तो अपनी स्पीच देना रोक देते थे। वो दौर देखा है जब हमारे शाही इमाम बुखारी साहब जहाँ मस्जिद में खड़े होकर हुक्म चलाते थे कि किसकी तरफ वोट जाएगा। जी। और लेट हेमवती नंदन बहुगुणा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब और LK अडवाणी जी, इन्होंने शाही इमाम बुखारी साहब के जो ये वालिद हैं उनके साथ सबसे पहली स्पीच जो 1970 में मैंने सुनी थी। कोई शाही इमाम स्टेज पे आया था तो वो जनता दल और BJP के स्टेज पे आए थे, कांग्रेस या किसी और पार्टी के स्टेज पे नहीं आए थे। तो इमामों के पास जाना, उनसे वोट की कहना कि आप वोट मांगें और फिर ये कहना कि फतवा इशू हो गया है मुसलमानों का कि एक तरफा वोट जाएगा, ये सब 1970 से शुरू हुई बात है, उससे पहले नहीं होती थी। और इन सियासती हथकंडों को हम समझ नहीं पाए और हमने सोचा कि हाँ भाई, हम भी बड़े इम्पोर्टेंट हो गए हैं, हमारे बिना तो कोई ना जीत सकता है ना कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। क्योंकि आप सोचिए, जब मुसलमान मुख्यमंत्री बनने के रेस में नहीं है, जब मुसलमान प्रधानमंत्री बनने के रेस में नहीं है, जब मुसलमान किसी पार्टी का अध्यक्ष नहीं है जिसके अंडर पार्टी उसकी कही जाए जो नेशनल या स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स कर रही हो, एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, तो फिर मुसलमान के खिलाफ इतनी मुहिम क्यों है? ये आपके लिए नहीं है। ये जो अब हिंदुओं की आपस की जो लड़ाई है पावर के लिए, अलग अलग कास्टों की और अलग अलग उनकी लड़ाई में आप एक वोट बैंक बन चुके हैं। तो एक तो आपसे डरा के वोट लेता है और ये कहता है कि साहब ये देखो दुश्मन हैं, ये हावी हो जाएंगे, इनका सब राज करेंगे, हमें दे दो, हिंदू खतरे में है। एक तो ये कह के, एक दूसरा भी आपको दूसरी तरह से डराता है कि हमें वोट दे दो ना तो ये आ जाएंगे। तो अगर हम इसी डराने के खेल में का ही हमेशा बनते रहे तो आखिर कब तक कब इसका कोई एंड है कि आने वाले दिनों में यूं ही चलता रहेगा? देखिए, कब तक चलता रहेगा? मेरी आइडेंटिटी जो थी ना, ये पिछले 9 सालों में बस एक चीज़ बन के रह गई और वो शायद सियासतदानों के दिमाग में मैं सिर्फ मुसलमान बन के रह गया। 10 साल से पहले मैं बहुत कुछ था। मैं पठान भी था, मैं भारतीय भी था, मैं एक वालिद भी था, मैं एक दोस्त भी था, मैं एक भाई भी था, मैं एक बेटा भी था। आज उनकी नज़रों में मैं सिर्फ एक मुसलमान हूँ। लेकिन शेरवानी साहब, मैंने एक चीज़ देखा 2019 के इलेक्शन में, तमाम सेकुलर सियासी पार्टियों ने भी खुद को, उनके अध्यक्षों ने, उनके जो बड़े बड़े लीडर्स ने, उन्होंने खुद को अपनी जो छवि है एक हिंदू नेता की छवि बनाने की होड़ की। BJP के साथ एक तरह से रेस में आए हो, उन्होंने भी मंदिरों के चक्कर लगाए, उन्होंने भी टीके लगाए, उन्होंने भी अपनी जनेऊ के बारे में बताने की कोशिश की कि नहीं मैं भी जनेऊधारी। तो ऐसे हिंदुस्तान में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं
हिंदुस्तान इस लेवल पर आ चुका, हम यहाँ तक सियासत को, अपने मुल्क को लाते, आज़ादी के बाद से लाते लाते हम यहाँ तक आ गए। ऐसे में मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या है? जिनको मुसलमान लाई नहीं गद्दी पे, उनको हटाने की कोशिश में अपना ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करें। ठीक है। उनको अपने आप को पढ़ा के ताकतवर बनाने की, इकोनॉमिकली आगे बढ़ने की कोशिश में लगना चाहिए। उसके लिए एजुकेशन और उसके लिए नौकरी, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एजुकेशन, नौकरी मिलती है एजुकेशन के बाद, और हमें इस पे तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए। दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएं, अगर दुनिया में किसी कोने में भी आपके पास पैसे हैं, आप किसी भी मज़हब के, खुदा के मानने वाले हों, या आप किसी भी रेस के हों या किसी भी मुल्क के हों, आपकी ज़िंदगी फिर भी एक इत्मीनान से गुजरती है। और गरीबी होती है तो आप दुनिया की किसी कोने में रह रहे हों, आप पे दिक्कतें ज़्यादा आती। मैं तो इंडिपेंडेंस की बात की पैदाइश हूँ जी। और मैं जब 8 साल, 10 साल, 12 साल का था, क्योंकि सियासत से ख़ानदान का ताल्लुक़ था, बड़े बड़े सियासतदान घर पे आते थे, खाने पे आते थे, बैठते थे, चाय पे आते थे, बातचीत करते थे, तो मैं बड़ा हुआ उनकी बातें को सुन के। मैं समझता हूँ कि एक जेन्युइन सेक्युलर फ़िलॉसफी थी उस वक्त, मगर वो बिगड़ी वहाँ पे जहाँ उस वक्त की कांग्रेस पार्टी ने, मैं बात कर रहा हूँ 60s की, 70s की, स्टीरियोटाइपिंग पहले मुसलमानों की और मुसलमान ने खुद अपनी आइडेंटिफिकेशन अलग मानने की, इस मैं कहता हूँ ट्रैप में हम गिर पड़े। जी। मुझे आज भी याद है कि 1970 में मेरे वालिद का राज्यसभा की बातचीत चल रही थी। मैं होऊंगा 13-14 साल का, और पूरी बातें तो मुझे याद नहीं, मेरे घर में जैसे बड़े बात करते थे, हम बच्चे थे, हम बैठे रहते थे तो सुनते रहते थे। जी। तो मैंने सुना कि एक दिन वो वापस आए तो मेरी वालदा ने पूछा कि आपका टिकट हुआ राज्यसभा का? तो बोले नहीं, इस बार नहीं हुआ। तो बोले क्यों नहीं हुआ? तो मुझे आज भी याद है, वो ऊपर उन्होंने देखा, सिगार पिया करते थे तो सिगार उनके हाथ में थी। बोले असल में मैं सूट टाई पहनता हूँ, मैं पूरा मुसलमान नहीं लगता, ना टोपी है ना दाढ़ी है, इसलिए मेरा टिकट नहीं हुआ। जिनका हुआ मैं नाम नहीं लूँगा साहब का, वो भी बड़े सब एक दूसरे को जानते थे उस वक्त। तो वो टोपी थी और दाढ़ी थी और शेरवानी और चूड़ीदार पजामा पहनते थे, तो उन्होंने कहा कि वो जो है वो लगते थे। तो मेरी माँ ने कहा अरे मगर आप तो नाम से ही शेरवानी थे, तो आपको शेरवानी पहनने की क्या ज़रूरत थी? तो मगर मैं आपको बता रहा हूँ 1970 में भी ये था आइडेंटिफिकेशन कि मुसलमान लगना चाहिए, मुसलमान साथ दिखना चाहिए। और 2020 में बीजेपी की पार्टी में गोल गोल टोपी पहने आगे आपको बैठाए हुए लोग नजर आते हैं। बीजेपी में तो आजकल टोपी वाले लोग आगे बिठाए जा रहे हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, समाजवादी पार्टी एक ज़माने में, आज से 20 साल पहले जब मैं तालिब इल्म था, उस वक्त जो इलेक्शन हुआ करते थे तो हम देखते थे कि जो गाड़ियाँ आती थी वोट प्रचार के लिए, उसमें आगे की सीट पर कोई मौलवी साहब बैठे होते थे, दाढ़ी वाले। अभी मैं उत्तर प्रदेश गया था तो मेरे दोस्त हैं पॉलिटिक्स में समाजवादी के साथ, वो उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि एकदम से उल्टा हो चुका है, समाजवादी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि अभी एक ज़िले पर एक बड़ा प्रोग्राम था और उसमें बड़े अहदेदारों को लखनऊ से आना था। वो आए, उसके बाद उन्होंने कहा, कोई साहब बाहर बैठे हुए थे आगे ही की सीट पे स्टेज पर, तो उन्होंने कहा कि उस मुल्ला जी से कह दो कि पीछे हो जाए। तो उन्होंने ये बताया कि देखिए 20 साल पहले वो लोग आगे बिठाते थे, उनकी ज़रूरत थी, अब आपको पीछे कहा जा रहा है कि आप पीछे जाइए। आप तो सही बहरहाल ये गेम हमारे साथ होता है, कभी हमें आगे मगर हम उस गेम में खेलते रहे, हमने अपना गेम नहीं खेला। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी कि हमने अपना कोई गेम हम उसके फुटबॉल बन के रह गए, जिस तरफ लात मारो हम चले जाएंगे। तो आखिर इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं एक हमारी लीडरशिप की कमी ऑल इंडिया लेवल पे हुई है, और वो इसलिए हुई है कि मुसलमानों ने आज़ादी के बाद हमेशा किसी एक हिंदू, सेकुलर हिंदू को अपना लीडर माना, अपना मुख्यमंत्री माना या अपना प्रधानमंत्री माना। वोट पढ़ते थे तो जवाहरलाल नेहरू साहब को पढ़े, इंदिरा गांधी को पढ़े, राजीव गांधी को पढ़े, मुलायम सिंह यादव को पढ़े, वीपी सिंह को पढ़े, लाल बहादुर शास्त्री को पढ़े, वोट पढ़े। इनमें से कोई भी एक मोहम्मद मुस्तफ़ा या सईद नहीं था जी। तो इनको पढ़ते थे, इन पे विश्वास था। पर कहीं ना कहीं इन्होंने मुसलमान के क्लर्जी को या मुसलमान के कंजर्वेटिव वैल्यूज़ को बढ़ाया
और सेक्युलर वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। एक तरफ तो आप हिंदू राइट से लड़ते थे, क्योंकि हिंदू राइट आपको चैलेंज करता था, वो पार्लियामेंट में आपको हरा के वो पार्टी ऑफ गवर्नेंस बनना चाहता था। मुस्लिम राइट से आपको खतरा नहीं था, कि वो कभी भी इतना बड़ा नहीं था कि वो आके रूल कर सके, या वो आपको चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के लिए आपको से कम्पीट करे। तो उनको थोड़ा सा टॉलरेट किया गया और उनको बढ़ावा दिया गया, जिससे कि एक हिंदू एंगर, जो मैं समझता हूँ आवाम में, देखिए एक है आप चीज़ पॉलिटिक्स के लिए करें, और दूसरा है कि आप अंदर से दिल से नफरत करते हैं। मैं आज भी समझता हूँ कि हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान से नफरत नहीं करता। हिंदुस्तान का सियासतदान इसको एक आसान तरीका मान गया है वोट पाने का। अब मैं एक साहब का जिक्र करना चाह रहा हूँ, करना तो नहीं चाहिए, मगर मैं क्या करूँ, जब बोलता हूँ तो मैं भी रुक नहीं पाता। वो आप पार्टी में हुआ करते थे, और जब वो आप पार्टी में थे और मिनिस्टर थे दिल्ली में, तो मैं उनसे मिला। और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बहुत ही बीजेपी को गालियाँ दी, मेरे सामने बैठ के गालियाँ दी, और कहा ये कम्युनिस्ट लोग क्या समझते हैं, हिंदुस्तान को खा जाएंगे और बर्बाद कर देंगे और वो कर देंगे। अब मुझे उस वक्त क्या मालूम था कि कुछ साल बाद वो उनका कोई झगड़ा होगा, या वो आपसे हटाए जाएंगे और मिनिस्ट्रीशिप से हटाए जाएंगे, और वो बीजेपी में चले जाएंगे, और चले ही नहीं जाएंगे, उनका इतना नाम हो जाएगा जितना कि आप में मंत्री थे तो नहीं था। पूरी दिल्ली उनका नाम जानता है। जी। और अब मैंने देखा कि टीका भी लगा रहता है, और ट्विटर और ये पढ़िए तो बड़ी ऐसी जहरीली बातें भी करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो नफरत मुसलमानों से बिल्कुल नहीं करते। वो तो भाई थोड़ा वक्त आप दे दें, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दाढ़ी और टोपी भी वो रख लेंगे, वो सियासतदान है। तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तादाद वोटर की, अगर वोटर के नजर किसान है, मगर आज उस किसान के साथ भी वही जाती हो रही कि वो चिल्ला रहा कि हमारी कोई सुन नहीं रहा, सरकार अपनी कर रही है। क्योंकि जब तुम वोट देने आते हो भाई, तुम किसान की तरह वोट देते हो, या हिंदू या मुसलमान या जाट या ठाकुर या ब्राह्मण या पठान या अंसारी या कुरैशी, तुम क्या समझ के वोट देते हो? तो जब तुम वोट ही नहीं देते उन काम के लिए, जो उस काम के लिए तुम्हें असल में वोट देना चाहिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, जब उन चीज़ों के लिए वोट नहीं देते, तो सियासतदान तो यार उसको एमपी बनना है, एमएलए बनना है, जैसे वो समझता है जिस जगह पे वो बन जाएगा वही उस भाषा बोलेगा। हमारी लीडरशिप से मेरा मतलब है उस वक्त लीडर जिसको मुसलमान पसंद करता था, ऑल नॉन मुस्लिम्स थे, और हम उन पे अपना मुस्तकबिल फ्यूचर का हमने उनको अपना लीडर बनाया। जी। तो उन्होंने हमें लेट डाउन किया। मैं तो ये कह, मैं चाहे मैं पार्टी, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो जनता दल के हो, चाहे वो जिस पार्टी। चलिए ठीक है, सियासत पर हमने बात कर ली। अब मैं आऊँगा ज़रा सा बिजनेस पर, चूँकि आप बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और मैं ये देख पा रहा हूँ कि कम्युनिटी के अंदर पैसा कमाने का एक सोच, एक फ़िक्र और प्रोफेशनल फ़िक्र पैदा करना, कि एक बड़ा कारोबार, एक छोटा कारोबार कल को एक बड़ा कारोबार बन जाए, बड़ी इंडस्ट्री में तब्दील हो जाए, बड़ी तजारती ग्रुप में तब्दील हो जाए, उसकी समझ डेवलप करने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है? बिजनेसमैन आप बताएंगे। दूसरे, अब तक इस तरह की कोई मुहिम मेरी नज़र से ऐसी कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं गुजरी जिसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए। मेरा अपना ख्याल है, और मैं सही, ये कोई मजाक के तौर पे नहीं कह रहा, मैं अमित शाह साहब का और मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुसलमानों को का जो ध्यान है इस तरफ डाल दिया कि हम अपने मुस्तकबिल के खुद हमें पढ़ लिख के अपने कौम को आगे बढ़ाना है। अब बात होती है ज़रिए की। मैंने एक एम्पावर ऑर्गेनाइज, आपने तो खास जी मैंने एम्पावर इसलिए ही ज्वाइन किया था कि मुझे लगा था सियासत से हट के अगर कोई कुछ ऑर्गेनाइजेशन करना चाहता है जिसमें दो चीज़ों पे तवज्जो देनी है, एजुकेशन, स्किल इम्प्रूवमेंट। मुसलमान को आप बिजनेसमैन बिल्कुल सही कम पाएंगे आप, और आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फिर भी पालेंगे, बिजनेसमैन कम पाएंगे। बट अगर आप आर्टिस्टेंस देखिए, अगर आप वो हाथ की कलाकारी देखिए, तो हम अपने आर्टिस्टेंस को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उनकी ज़िंदगी बेहतर किस तरह कर सकते हैं कि उनकी कमाई डायरेक्ट हो, और हम अपने पढ़ा के IAS IPS और इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस, इसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पे आ सकते हैं। आप सियासत पे ज़्यादा जोर ना दें, आप अपने ख़ानदान के इकोनॉमिक हालात इम्प्रूव करने के लिए अपनी बच्चियों को, औरतों को और बच्चों को, औरतों को ख़ास तौर से, जिस कौम की औरतें अनपढ़ होती हैं वो कौम मिटती है। बच्चा गोद में माँ के बड़ा होता है,
और स्कूल बाद में जाता है जब वो 6-7-8 साल का होता है। माँ की गोद में उसकी पहली परवरिश होती है। हमारी औरतों को भी पढ़े लिखे होना है, हमारी बच्चियों को भी पढ़ा लिखा होना है। इनको आप हिजाब में रखना चाहते हैं आप रखिए, मगर बाहर भेजिए। मैं उर्दू अखबार में तकरीबन 13 साल तक मैंने एज ए सब एडिटर काम किया, और उस हवाले से मैं कुछ तारीख़ी फाइलें खोल कर देखता था कि 1960, 65, 70 की फाइलें मंगा लेता था, टेबल पर रख आ जाती थी और मैं महीनों पड़ी रहती थी, तो मैं पलट कर देखता था कि उनके एडिटोरियल्स क्या थे और उनके जो फ्रंट लाइन स्टोरीज़ क्या थी, उनके किस चीज़ पर इंटरव्यूज़ हो रहे थे। तो मैं आपको बताऊं कि जो अभी आपने कहा गुफ्तगू में कि हालात एज इट इज़ बरकरार हैं, तो अगर डेट ऊपर से कट कर दी जाए तो आज भी वो अखबार एज इट इज़ प्रिंट किया जा सकता था। चेहरे नाम अलग थे उस वक्त, मुसलमानों के जो भी लीडरशिप थी, नॉन मुस्लिम, बयानात सेम थे, इश्यूज़ तब भी वही डिस्कस हो रहे थे, उन्हीं पर लड़ाई हो रही थी, उन्हीं को मुतालबात हमारी तरफ से किए जा रहे थे, उधर से वही जुमले आश्वासन के हो रहे थे और इधर से वही मुतालबात हो रहे थे। तो ये तकरीबन ये हालत एक अजीब सी हालत में हम लोग पड़े रहे कि दुनिया आगे निकल गई तरक्की के मैदान में, सियासत के मैदान में, हम हिंदुस्तानी मुसलमान एक जगह पर ऐसे ही वहीं एक तरह से कदम उठाते रहे। बहुत सी गलत फहमियों का शिकार हुए। हम शायद बहुत देर तक ये नहीं समझते रहे कि हम एक माइनॉरिटी हैं। हम माइनॉरिटी होकर मेजॉरिटी की पॉलिटिक्स करते। हमें, आपको, हर मुसलमान और हिंदू को, हर भारतीय को इस बात को समझना होगा कि ये जो हिंदू मुस्लिम की सियासत यार 8-10 साल हो गए, 15 साल हो गए, राम जी का मंदिर भी अब बन गया है और बनने वाला है। अब इस सियासत से आगे इसको मत बढ़ने दो, नुकसान देश का है और जिस देश का नुकसान होगा उस देश के रहने वालों का नुकसान होगा। ये नहीं हो सकता कि देश का नुकसान हो और उसके रहने वालों का नुकसान ना हो, और रहने वाले ज़्यादा तादाद में हिंदू भाई हैं तो उनका नुकसान ज़्यादा होगा। जी, इंटरफेथ डायलॉग की आप बात करते हैं और तमाम कम्युनिटीज़ के साथ जो एक डेवलपमेंट मिलकर काम करने की, हिंदुस्तान को मिलकर आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इम्पार की अब तक की जो एक्टिविटीज़ रही हैं वो किस रुख पर हैं, उस पर भी बहुत सारे इल्ज़ाम आते रहे हैं। आप खुद भी उसका अगर हिस्सा हैं तो आपसे भी सवाल होता होगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो इम्पार के साथ आपका एसोसिएशन है, आप उसे किस नज़र से अभी फ़िलहाल देख पा रहे हो, क्या अचीवमेंट्स आपके सामने? मैं आपके लिए, किसी और के लिए, अखिलेश यादव साहब के लिए या मायावती की, इनकी नीयतें तो नहीं समझ सकता। ठीक है, मैं अपनी नीयत समझता हूँ। बिल्कुल। और मैं किसी उस चीज़ से जोड़ूंगा नहीं जिसमें मेरा ज़ाती फ़ायदा हो और मेरी कौम का ना हो। तो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत प्रिविलेज्ड पोजीशन दी है जी। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। लोगों से प्यार और इज़्ज़त ही मिले, हिंदू से, मुसलमान से, सिखों से, क्रिश्चियन, जहाँ इज़्ज़त मिली। तो मैंने बड़ी ठाठ की ज़िंदगी अब तक जी है। जी बिल्कुल। मैं, अगर मुझे ज़रूरत नहीं है बाहर निकल के कुछ और करने की, और अगर ज़रूरत थी तो अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए। ठीक, सियासत में मैं चोट खाया, एक इलेक्शन लड़ा हारा, दूसरा लड़ा हारा, मुझसे वो बातें नहीं कही जाती थीं जो शायद आज एक्सपेक्ट करते हैं आपके जलसों में कहें, मीटिंग में कहें। जी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अपने को जिताने के लिए कोई ऐसी चीज़ें कहो जिसमें तुम खुद जिस चीज़ों का दिल नहीं मानता, तो वो मैं नहीं करूँगा। ठीक है। इम्पार ऐसी चीज़ थी, मुझे लगा, बहुत परेशान हुआ मैं। तबलीगी जमात का केस हुआ मार्च में। जी जी। और ऐसा ट्विटर पे और सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया पे जिस तरह की कवरेज हो रही थी, मैं बहुत परेशान हो गया कि ये क्या हो गया। और मेरा नौजवान बेटा मेरे पास आया, बोला पापा ये तो अब रहने की जगह नहीं हो रही। और मैं इतना शॉक्ड हूँ, जिस ख़ानदान के 4 पुश्तों ने इस आज़ादी के लिए भारत की लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनने के ख़िलाफ़ बात की, कांग्रेस पार्टी के साथ और नेहरू साहब के साथ जेल में गए, उनका आज 4था जनरेशन घबरा रहा है इससे। कह रहा है पापा ये हमसे इतनी नफ़रत करते हैं लोग मुसलमान से, और क्यों करते हैं। और मैं भी बहुत परेशान हुआ और मैंने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा, सियासत से ये मामला नहीं और ख़राब होता है, क्या करें। वहाँ पे मुझे किसी ने फ़ोन करके कहा कि ऑर्गेनाइजेशन इम्पार करके बन रहा है। डॉक्टर खान साहब को मैं जानता नहीं था, डॉक्टर खान उसके वो हैं। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, पता किया कि वो क्या हैं। उनसे मैंने फ़ोन पे बात की और उनके मैंने व्यूज़ सुने और मैंने समझा कि उनके जो तरीक़े हैं, जो वो सोच रहे हैं, वो मेरे से काफ़ी मिलते हैं। एज अ बिजनेसमैन जी, जब भी मुझे अपना काम होता है, मैं मंत्री के पास जाता हूँ। ठीक है। मैं डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाते का, हैं। मुझे इसकी फिक्र नहीं कि किस पार्टी का है मंत्री। सही है। जब जीत गया तो सरकार बन गई, सरकार बन गए तो बन गए मंत्री। वो बीजेपी के हों
या बीएसपी के हों या समाजवादी के हों या ममता जी की पार्टी के हों, हम उनके पास जाते हैं, हम उनका काम उनसे बैठते हैं, खड़े हो जाते हैं, नमस्ते करते हैं, चाय पीते हैं, मौका मिल गया उनके साथ बैठ के चाय पीते हैं, बातचीत करते हैं। तो जब हम अपने पर्सनल काम के लिए हम उनके पास जाते हैं, तो जब हम अपने कौम के काम के लिए उनके पास जाते हैं तो हमें उनका एजेंट क्यों कहा जाता है? बेशक। ये तबलीगी जमात के जितने लोग छुटे थे ना जेल में 40, 60, 70, 80 दिन में रह के, जी। तो ये खान साहब और एम्पायर के लोगों की कोशिश थी जिससे ये छुटे। आप सरकार से ही मिलके इनको छुटा सकते थे या अदालत से? आप ऑपोजिशन में एजिटेशन करके या किसी चौराहे पे खड़े होके या काले झंडे दिखा के आप इनको नहीं छुड़ा सकते थे। 1 महीना और अंदर रहते ये। जी बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ की वो है, जो सियासत करना चाहता है करे, जो जिस पार्टी में जाना चाहता है जाए। ये तो आपका हिंदुस्तानी हो के कॉन्स्टिट्यूशनल हक है कि आप कहीं जाएं, कहीं करें, जिसके करें। बट अगर आप अपनी कम्युनिटी की बिना पर्सनलाइज सेवा करना चाहते हैं, देखभाल करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने ये पोजीशन दी है कि आप 10-15% अपना वक्त उसमें दें और उसके साथ कुछ करें, तो पढ़ाना, लिखाना, स्किल डेवलपमेंट कराना, ऐसी चीज़ों पे और अपने अंदर एक इम्प्रूव। देखिए 200 मिलियन हिंदुस्तानी हैं जी। हम अगर मुसलमान हैं तो हम गीता या वेद तो नहीं पढ़ते। जो हिंदू है वो कुरान या हदीस नहीं पढ़ता, वो आपको पढ़ता है जी। आप जिस तरह से उससे पेश आते हैं वो आपके मज़हब का उस तरह का इम्प्रेशन बनाता है जी। आप जैसे अगर हम 200 मिलियन मुसलमान अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने प्रदेश में अच्छा इखलाक रखें, भाईचारा उनके साथ होली दिवाली पे बैठें, बात करें, फेस्टिवल मनाएं और दुख में जैसे कहते हैं सुख में उनका साथ दें, साथ मिलें, तो कहीं ना कहीं मोहब्बत दिल में जगह होती है इंसान की। और जब आप किसी की दिल में जगह बना लेते हैं तो जब दूसरा आके कहता है कि साहब ये साहब बड़े ख़राब हैं इनको ये, तो उसको आपको दुश्मन मानने में थोड़ा दिक्कत होती है। बिल्कुल सही कहा। तो मुसलमानों को निकल के अपना अखलाक अच्छा रखना है, हमें बाहर निकल के लोगों से मिलना है। हमें जो भी अगर कहीं खुदा ना करे किसी शहर में कोई आपदा आए या किसी शहर में कोई प्रॉब्लम हो, तो मुसलमानों को निकल के, एक मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, नॉन मुस्लिम दोस्त थे, वो बोले यार जब भी मैं जाता हूँ नैनीताल की तरफ या अपने मुरादाबाद, रामपुर और ये सब क्रॉस करके जाता हूँ, तो जुमे के दिन तो मुझे बड़ी बड़ी टोपियाँ नज़र आती हैं, बड़े बड़े साफ सख्त कपड़े पहन के, टोपी पहन के लोग मस्जिदों में इधर उधर भाग रहे होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। मगर यार कभी ट्रैफिक जैम होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, फ्लड होती है, तो वो टोपियाँ वाले लोग पानी पे भी पिला रहे हों, ये कर रहे हो, वो दिखते नहीं। और उसने खालसा एड की बात की, सरदारों का जो ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने गुरुद्वारे खोल देता है गैर सिखों के लिए अगर कोई मुसीबत आए, जो खाने और लंगर बना बना के। तो मैंने सोचा यार वेजिटेबल ही क्यों नहीं, मगर वेजिटेबल बिरयानी और रायता ही हम अपने मस्जिदों से जुम्मे के दिन देने लगे। पैसे इकट्ठा करिए, एक वेजिटेबल बिरयानी बनाइए, रायता बनाइए, और ये हर मस्जिद जो है बाहर जितनी छोटी मस्जिद है 50 लोगों के लिए या बड़ी है तो 1000 आदमियों के लिए दो, वो गैर मुस्लिम मुस्लिम सबके लिए दें। गर्मियों में आप वाटर कूलर लगा दें, पानी अगर आप मेन रोड पे धरें, ठंडा पानी इंसान को मिले। और खुदा ना करे अगर अर्थक्वेक जैसी या फ्लड्स या कोई ऐसी शहर में मुसीबत आई है तो आपको दिखना चाहिए, उस वक्त टोपी और दाढ़ियाँ दिखनी चाहिए। लेकिन इस बार एक चीज़ तो उनको ये दिखाई दी होगी, जब ये लॉकडाउन हुआ तो हिंदुस्तान की सड़कों पर मुसलमान बहुत नजर आया, बहुत, तो उनका ये सवाल और उनकी शिकायत किसी न किसी हद तक तो बहरहाल 70 साल की मुसीबतें, और मैं कहूँगा कि एक तरीक़े से जो इल्ज़ाम लगे हैं ना 70 साल से, और जो कोशिश जानबूझ के की गई आपको बुरा दिखाने के लिए, वो एक लॉकडाउन से पूरी नहीं होगी। अब से लेके अगले 10 साल तक हमें करना होगा। जी शेरवानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत ही कीमती मशवरों से नवाजा, बहुत ही साफ अंदाज में आपने ये बात बताई कि सियासत में हम किस तरह से पिछड़े, इकोनॉमी में हमारी क्या पोजीशन है, किस तरह से दुरुस्त कर सकते हैं, और ख़ासतौर से हिंदुस्तान में, मौजूदा हिंदुस्तान में मुसलमान किस तरह से अपने बिहेवियर के ज़रिए से अपनी जो हमारे जो पड़ोसी लोग हैं, जो हमारे दूसरे जो साथी हैं, उनको किस तरह से मुतासिर करे और उनकी खिदमत के साथ। शेरवानी साहब जो हमें बता रहे थे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को रहना है तो अपनी आइडेंटिटी के साथ, खिदमत के जज्बे के साथ पूरी हिंदुस्तानी सोसाइटी के लिए अगर वो काम करते हैं तो उनके लिए आज भी राहें उसी तरह से खुली हुई हैं। अब हम तमाम लोगों को ये तय करना है कि हम हिंदुस्तान में, आने वाले हिंदुस्तान को बनाने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए
हम अपना योगदान किस तरह से दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया।